नमस्कार। सोचिए कि अगर हमारे शरीर के लिए एक एक यूजर मैनुअल होता जो हजारों साल पहले लिखा गया हो। आज हमारे पास कुछ वैसा ही है। हम अष्टांग हृदयम नाम के एक प्राचीन ग्रंथ की पड़ताल कर रहे हैं। ये आयुर्वेद की 3 सबसे जरूरी किताबों में से एक है, जिसे वाग्भट ने लिखा था। और इसे समझने के लिए हमारे पास डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की हिंदी व्याख्या भी है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ पुरानी बातों को दोहराना नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो गाइड है, लगभग 1500 साल पुरानी, वो आज हमारी मॉडर्न स्ट्रेस से भरी जिंदगी के लिए कितनी काम की हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। बिल्कुल। और सबसे पहली और कह सकते हैं हैरान करने वाली बात अष्टांग हृदयम के बारे में ये है कि इसका पहला मकसद बीमार लोगों का इलाज करना है ही नहीं। इसका मूल मंत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब जो स्वस्थ है उसे स्वस्थ कैसे बनाए रखा जाए। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। आज की दुनिया जहां हर कोई क्योर या इलाज ढूंढ रहा है, ये ग्रंथ प्रिवेंशन यानी रोकथाम पर फोकस करता है। मतलब इसका असली गोल सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हेल्दी बॉडी और माइंड देना है जिससे इंसान अपनी जिंदगी के जो बड़े मकसद हैं, चाहे वो उसका काम हो, समाज में उसका रोल हो या उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, उन्हें पूरा कर सके। और ये कोई छोटी मोटी किताब तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आयुर्वेद के 8 हिस्से जैसे इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स सबका सार है। ये अपने आप में एक पूरा मेडिकल सिस्टम है। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन वाला आइडिया तो बहुत पावरफुल है, पर इसकी नींव क्या है? ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? स्वास्थ्य का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसके हिसाब से? इसकी नींव त्रिदोष के सिद्धांत पर टिकी है। वात, पित्त और कफ। अब इन्हें सिर्फ शरीर के कोई केमिकल या तत्व समझना सही नहीं होगा। इन्हें आप शरीर के 3 मैनेजर समझिए। 3 मैनेजर? अच्छा। हाँ, वात जो है वो हवा की तरह है। ये हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, सांस लेने से लेकर नर्व इम्पल्स तक। पित्त आग की तरह है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो खाना पचाता है और हमें ऊर्जा देता है। और कफ वो पानी और मिट्टी जैसा है, जो शरीर को ढांचा, चिकनाई और स्थिरता देता है। मतलब ये एक तरह की इंटरनल मैनेजमेंट टीम है। जब तक ये तीनों मैनेजर मिलकर काम कर रहे हैं, सब ठीक है। जैसे ही इनमें कह सकते हैं कि झगड़ा हुआ, प्रॉब्लम शुरू। एकदम सही पकड़ा आपने। जब ये तीनों मैनेजर संतुलन में होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। और इनके अलावा 2 मानसिक मैनेजर भी हैं। अच्छा। हाँ, रजस यानी जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी या बेचैनी, और तमस यानी सुस्ती या आलस। तो असल में अच्छे स्वास्थ्य का मतलब इन पांचों का, 3 शारीरिक और 2 मानसिक, एकदम सही तालमेल है। ये थ्योरी तो समझ आती है, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या ग्रंथ में कोई प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट जैसी चीज दी गई है? हाँ, और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। दूसरा अध्याय पूरा का पूरा इसी पे है, जिसे कहते हैं दिनचर्या। दिनचर्या मतलब हमारा डेली रूटीन। बिल्कुल, आपका आइडियल डेली रूटीन। और ये शुरू होता है सुबह उठने से। ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूरज उगने से करीब 1.5 घंटे पहले। अरे, ये तो आजकल की शहरी जिंदगी में बहुत मुश्किल लगता है। देर रात तक काम और सुबह जल्दी उठना। इसका कोई प्रैक्टिकल कारण भी है? कारण ये है कि उस समय वातावरण भी शांति और स्थिरता सबसे ज्यादा होती है। हवा साफ होती है, शोर कम होता है। ये समय मेडिटेशन या खुद के बारे में सोचने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसके बाद दांतों की सफाई के लिए नीम या बबूल की टहनी यानी दातुन इस्तेमाल करने को कहा गया है। इन लकड़ियों के रस में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो मतलब हमारे दादा दादी जो नीम की दातुन करते थे, वो असल में एक साइंटिफिक चीज कर रहे थे। हाँ। अच्छा, और एक्सरसाइज के बारे में क्या? आज तो सब हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ आयुर्वेद का नजरिया एकदम अलग है। ग्रंथ कहता है कि व्यायाम अर्धशक्ति करना चाहिए। अर्धशक्ति? हाँ, यानी अपनी कुल शारीरिक ताकत का सिर्फ आधा। 1 मिनट, सिर्फ आधा? ये तो आज की नो पेन नो गेन वाली दुनिया से बिल्कुल उल्टा है, जहां हमें हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कहा जाता है। ये ग्रंथ कह रहा है कि रुको, अपने शरीर की सुनो और उसे थकाओ मत। बिल्कुल। जब आपके माथे पर पसीना आने लगे या सांस फूलने लगे तो रुक जाना चाहिए। इसका मकसद शरीर को मजबूत बनाना है, उसे तोड़ना नहीं। और ये भी बताया है कि किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए, जैसे जिसे अपच हो या जो बहुत छोटा बच्चा या बुजुर्ग हो। दिनचर्या में एक और शब्द बार बार आता है, अभ्यंग।
इसका क्या मतलब है? अभ्यंग मतलब पूरे शरीर की तेल मालिश। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि नहाने से पहले तेल मालिश जरूरी है। मुझे लगता था ये बस रूखी त्वचा के लिए है। हाँ, लेकिन ये जानना कि इसे बुढ़ापे को रोकने वाला माना गया है, इसे एक नया ही मतलब देता है। सही बात है। ग्रंथ के अनुसार रोज अभ्यंग करने से त्वचा चमकती है, थकान दूर होती है, नींद अच्छी आती है और ये बुढ़ापे के असर को धीमा करता है। खासतौर पर सिर, कान और पैरों के तलवों में तेल मालिश पर बहुत जोर दिया गया है। और स्नान के बारे में भी एक छोटी सी पर बहुत काम की बात है कि शरीर पर गर्म पानी डाल सकते हैं, पर सिर पर कभी नहीं। हाँ, ये बालों और आंखों के लिए नुकसानदेह है। ये रोज के दिनचर्या तो समझ आती है, लेकिन भारत में तो हर 2 महीने में मौसम बदल जाता है। दिल्ली की गर्मी और मुंबई की बारिश में एक जैसी दिनचर्या कैसे काम कर सकती है? क्या ग्रंथ इस पर भी कुछ कहता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है तीसरे अध्याय ऋतुचर्या में। ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बदलना। आयुर्वेद साल को 2 हिस्सों में बांटता है। इसे ऐसे समझिए कि साल का एक डिस्चार्जिंग का समय है, जब गर्मियों में सूरज हमारी ऊर्जा सोख लेता है। बिल्कुल, और दूसरा चार्जिंग का समय, जब बारिश और ठंड में शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। हमें बस इसी नेचुरल चार्जिंग साइकिल के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल बदलनी है। ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अभी सर्दियां, मतलब हेमंत ऋतु आने वाली है, तो क्या करना चाहिए? सर्दियों में जब बाहर ठंड बढ़ती है तो शरीर गर्मी को अंदर रोक लेता है। इससे हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत तेज हो जाती है। इसीलिए हमें सर्दियों में ज्यादा भूख लगती है। हाँ, ये तो होता है। ग्रंथ करता है कि अगर इस आग को सही खाना ना मिले तो ये शरीर के अपने टिश्यूज को ही जलाना शुरू कर देगी। अच्छा, तभी हमें सर्दियों में घी, पंजीरी और भारी खाना खाने का इतना मन करता है। हमारा शरीर सचमुच ज्यादा फ्यूल मांग रहा होता है। बिल्कुल, इसलिए इस मौसम में भारी, मीठा, खट्टा और नमकीन खाना खाने की सलाह दी गई है। दूध, घी, गुड़, तिल ये सब बहुत फायदेमंद है। और इसके ठीक उलट वसंत में जब सर्दियों में जमा हुआ कफ सूरज की गर्मी से पिघलने लगता है, तब हल्का, सूखा और आसानी से पचने वाला खाना खाने को कहा गया है ताकि शरीर साफ हो सके। तो हमने क्या करना है इसकी बात तो कर ली, अब आते हैं क्या नहीं करना है पर। मैंने सुना है आयुर्वेद में कुछ बहुत सख्त नियम है। वेगों को न रोकने पर एक पूरा अध्याय है। ये सुनने में लिसन टू योर बॉडी जैसा लगता है। हाँ, इसका मतलब है शरीर के नेचुरल अर्जेस या आवेगों को जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। इसमें 13 तरह के आवेग बताए गए हैं, जैसे मल, मूत्र, चीख, प्यास, भूख, नींद, जुम्हाई, आंसू। इन्हें रोकने से शरीर का वात दोष बिगड़ता है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। लेकिन आज की दुनिया में ये बहुत मुश्किल है। एक जरूरी मीटिंग के बीच में जोर से छींकना या जम्हाई लेना तो रूड माना जाता है। तो क्या ये ग्रंथ हमें सामाजिक नियमों से ज्यादा शरीर के नियमों को प्राथमिकता देने को कह रहा है? ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामाजिक शिष्टाचार भूल जाएं। इसका गहरा मतलब है कि आप इन संकेतों के प्रति जागरूक रहें और आदत के तौर पर इन्हें न दबाएं। अच्छा, अगर आपको बार बार ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है आपकी लाइफस्टाइल में कोई गड़बड़ है। ये शरीर का सिग्नल है कि कुछ बदलो। जैसे छींक को लगातार रोकने से सिरदर्द और यहां तक कि चेहरे का लकवा भी हो सकता है। ये तो शरीर के संकेतों की इज्जत करने जैसा हुआ। खाने पीने में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, विरुद्ध आहार का, यानी गलत फूड कॉम्बिनेशन। इस पर बहुत बहस होती है। दूध और मछली वाली बात तो मैंने कई बार सुनी है। हाँ, ये सबसे मशहूर उदाहरण है। आयुर्वेद चीजों को उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे वो ठंडी हैं या गर्म, पचने में भारी हैं या हल्की, इस हिसाब से देखता है। दूध की तासीर ठंडी है और मछली की गर्म। आयुर्वेद के अनुसार जब आप ऐसी 2 उल्टी तासीर वाली चीजें एक साथ खाते हैं तो पाचन तंत्र पर बहुत जोर पड़ता है और शरीर में आम यानी अधपचे टॉक्सिन्स बनते हैं, जो बीमारियों की जड़ हैं। और शहद के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। मैंने सुना है उसे गर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, 1 मिनट, शहद को गर्म करने से वो जहरीला हो जाता है? ये तो चौंकाने वाली बात है। हम तो अक्सर गर्म पानी या चाय में शहद डालकर पीते हैं, खासकर सर्दियों में। इसका क्या मतलब है? यह जहरीला का मतलब साइनाइड जैसा जहर नहीं है। ग्रंथ कहता है कि गर्म करने पर शहद के अणु बदल जाते हैं और वो एक गोंद जैसी चीज बन जाता है जो शरीर के चैनल्स में चिपक जाता है। ओहो! और उसे पचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
यही आम या टॉक्सिन कहलाता है। वैसे शहद के बारे में एक अच्छी बात भी है। वो क्या? इसे योगवाही कहा गया है। योगवाही? मतलब ये एक डिलीवरी एजेंट की तरह काम करता है। जब इसे किसी औषधि के साथ मिलाया जाता है तो ये उस औषधि के गुणों को शरीर के सबसे छोटे और गहरे हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? दिनचर्या, ऋतुचर्या, नेचुरल अर्जेस का सम्मान, सही फूड कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ हेल्थ टिप्स की एक लिस्ट नहीं लग रही। नहीं, ये जीवन जीने का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मूल संदेश है कि स्वास्थ्य कोई बाहर से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। ये हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव, प्रकृति की लय के साथ हमारा तालमेल और अपने शरीर के संकेतों को समझने की हमारी क्षमता का नतीजा है। इसका पूरा जोर इसी बात पर है कि बीमारी पैदा ही ना हो। आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अपने शरीर की आवाज को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, शायद यही सबसे बड़ी सीख है कि हम बस एक पल रुककर अपने शरीर और अपने आसपास की प्रकृति को सुने। बिल्कुल। और ये सोच सिर्फ खानपान या व्यायाम तक सीमित नहीं है। ग्रंथ में सद्वृत्त यानी अच्छे नैतिक आचरण पर भी उतना ही जोर है, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और नैतिक कल्याण के बीच एक गहरे संतुलन से पैदा होता है। एक ऐसा विचार जिसे मॉडर्न मेडिसिन अब धीरे धीरे माइंड बॉडी कनेक्शन के रूप में अपना रही है।